जय संविधान, जय भीम, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम भारतवासी इस बात से बहुत गौरवान्वित अपने को महसूस करते हैं और इस बात पे हमें गर्व है कि पूरे विश्व में सबसे अच्छा लोकतंत्र हमारा है था। विश्व का सबसे अच्छा संविधान हमारे देश के अंदर है। हमारे देश के अंदर पुरानी मान्यताएं हैं, पुरानी परंपराएं हैं जिनका हम निर्वहन करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से पीछे कुछ दिनों से चीजों को देखा जा रहा है, जिस प्रकार से ये देखा जा रहा है कि देश के युवा बच्चों के प्रति संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है, बच्चों की समस्याओं के प्रति जो समाज का एक कर्तव्य होता है वो समाप्त प्राय होता जा रहा है, तो अफसोस होता है। क्योंकि देश का लोकतंत्र और देश के अंदर संविधान का मतलब यह है कि समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को महसूस हो कि वो समाज का उतना ही उत्तरदायित्व उसका है या उसके प्रति दूसरों का उत्तरदायित्व है और सबके अधिकार समान है, जो कि देश का संविधान देता है। समान अधिकार देता है, समान कर्तव्य देता है। लेकिन जिस प्रकार से देश के अंदर देखा गया कि किसानों के जो कानून बनाए गए वो किसानों से बिना राय लिए बनाए गए, कुछ पूंजीपतियों के इशारों पे बनाए गए, विपक्ष से बिना चर्चा किए बनाए गए, और उसके बाद विपक्ष के नेताओं को संसद से निष्कासित करके बनाए गए और आनन फानन में बनाए गए। क्या ये लोकतंत्र और संविधान की जो परंपराएं हैं उसके अनुरूप है? मुझे नहीं लगता है। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि चाहे आप सत्ता में हो, चाहे आपके पास संख्या बल हो, लेकिन विपक्ष जिसके पास कम संख्या बल है लेकिन वो भी लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसलिए उनकी बात का संज्ञान लेना किसी भी सत्ता पक्ष के लिए आवश्यक है। जैसा बताया, निष्कासित किया, स्टेक होल्डर से बात नहीं की गई, आनन फानन में बिल लाए गए, तो ये लोकतंत्र और संविधान की मूल भावनाओं को ठेस पहुंची, ऐसा मुझे लगता है। मोटर व्हीकल एक्ट लाया गया, नया कानून बना दिया गया कि साहब एक्सीडेंट होगा और अगर आप थाने नहीं जाएंगे तो इतना दंड होगा, इतनी सजा होगी। स्टेक होल्डर से बात नहीं की गई, स्टेक होल्डर से समझने का प्रयास नहीं हुआ कि स्टेक होल्डर असल में चाहता क्या है। और उसके बाद जब जो ड्राइवर्स थे उन्होंने स्ट्राइक की, 2 दिन के अंदर वो कानून जो है स्थगित कर दिया गया, यह बिना सोचे समझे। ये भैया, कानून अगर तुम लाते हो और बिना सोचे समझे लाते हो और उसके बाद स्टेक होल्डर से बिना राय लिए लाते हो, अपोजिशन वालों से बिना उनकी चर्चा के लाते हो, तो इस प्रकार के कानून बिना सोचे समझे बनाते ही क्यों हो जिसको वापस लेना पड़ जाए। देश के अंदर आज की तारीख में बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी की और महंगाई की। और बेरोजगारी की समस्या यह है कि नई सरकार ने यह मान लिया है कि सरकारी नौकरियां हमको नहीं देनी, नहीं देनी तो नहीं देनी। केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में लाखों पद खाली पड़े हुए, लेकिन हमको वो भरनी नहीं। क्यों नहीं भरनी? क्योंकि अगर भरेंगे तो तनख्वाह देनी पड़ेगी और उन बच्चों को जो आज नौकरी ज्वाइन करेंगे रिटायरमेंट के बाद पेंशन देनी पड़ेगी। सरकार वो पैसा नहीं खर्च करना चाहती। सरकार बाकी ठीक है, संसद जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो 10 करोड़ की गाड़ी में घूमे कोई परेशानी नहीं, वो 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमे कोई बात नहीं, उनको 5-5, 6-6 पेंशन मिले कोई बात नहीं, लेकिन देश की गरीब जनता को कुछ ना मिल जाए। तो सरकारी नौकरियों को, बच्चों को नौकरी मत दो। जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं 2004 के बाद से, जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनको पेंशन मत दो, उनको एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम में ले आओ जिससे उन्हें पेंशन न देनी पड़े। अग्निवीर योजना ले आओ सेना के अंदर, ये बिना सोचे समझे कि इसका सेना के मनोबल पे क्या अंतर पड़ेगा, हमारी देश की सैन्य तैयारियों पे इसका क्या अंतर पड़ेगा।
और जब बात की जाए तो उदाहरण लो इजराइल की, अमेरिका की, कनाडा की, रूस की, उन देशों की जहां पे जनसंख्या ही नहीं है, जनसंख्या बहुत कम है, जवानों की संख्या बहुत कम है, तो उनके लिए आवश्यक है कि देश के लिए जवानों को उन्हें कंपलसरी आर्मी में, डिफेंस फोर्सेस में लोगों को ले जाना पड़ता है, क्योंकि जनसंख्या की कमी है, जवानों की कमी है। हमारे देश में तो वो स्थिति नहीं है। हमारे देश में तो जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है और डिजास्टर है, वो दोनों ही हमारी अधिक जनसंख्या है। तो हमारे देश के अंदर जब बच्चा स्थायित्व चाहता है, वो सरकारी नौकरी में स्थायित्व चाहता है, जब वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, उनके स्तर के सुधार के लिए सेना में जाना चाहता है, तो कहा जाता है कि आप 4 साल की नौकरी कीजिए और 4 साल के बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा, 21 साल में आप रिटायर हो जाइए। ये बिना सोचे समझे कि उसका जीवन का स्तर क्या हो, उसे कोई पेंशन ना दी जाएगी। लेकिन कंपैरिजन करेंगे इजराइल से और कनाडा से और यूके से, जबकि स्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। और खुद 80-80 साल के, 75-75 साल के राजनीतिज्ञ अपने लिए एक्सटेंशन मांगेंगे, अपने लिए मंत्री पद मांगेंगे। बल्कि जो मेट्रो मैन थे केरला के, वो तो 90 ईयर्स के थे, उनको इलेक्शन लड़ा दिया था। मतलब राजनीति की तो 90 ईयर्स में इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन बच्चे 21 साल में रिटायर हो जाए। ये लोकतंत्र संविधान के प्रति अवज्ञा का भाव है। अभी ये लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा के नए अध्यक्ष सभापति ओम बिरला साहब बने। ओम बिरला साहब से अपेक्षा की जाती है कि जब आप सभापति बन गए हैं, जब आप पंच की कुर्सी में बैठ गए हैं, जब न्याय की कुर्सी में बैठ गए हैं, और आज के तारीख में आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो है नहीं, आज के तारीख में तो आप सभापति हैं, और जितना आपका संरक्षण देने का कर्तव्य सत्ता पक्ष के प्रति है, उतना ही विपक्ष के प्रति, बल्कि ज्यादा ही है, क्योंकि विपक्ष कम संख्या में होता है तो विपक्ष के प्रति आपकी संवेदनशीलता की ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन जो पिछले 5-6 दिन की कार्यप्रणाली को देखने से प्रतीत हो रहा है, उससे लग रहा है कि ओम बिरला साहब पिछले टर्म में जैसे थे, अब उनका जो पूरा कार्यप्रणाली है समझ में नहीं आ रही। जब वहां शपथ ली जा रही थी तो एक बरेली के सांसद ने जय हिंदू राष्ट्र कह के शपथ ली। सभापति महोदय को कोई समस्या नहीं हुई, जबकि यह संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो सेकुलर है, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, और ये देश को विभाजित करने का भी एक प्रकार का नारा हो सकता है। क्योंकि अगर कोई हिंदू संसद के अंदर जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगा दे, तो कोई मुसलमान जय मुसलमान राष्ट्र का, और कोई खालिस्तानी राज का, तो देश को कमजोर करने की, इसको यूएपीए के तहत इसको माना जाना चाहिए। लेकिन सभापति महोदय ने कोई आपत्ति नहीं की। एक सांसद महोदय ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। हो सकता है आपकी सहानुभूति फिलिस्तीन के साथ हो सकता है कुछ लोगों की सहानुभूति इजराइल के साथ हो सकता है, लेकिन ये आपका व्यक्तिगत मत है, ये आपका घरेलू मत है। संसद जो है वो देश के लोकतंत्र का मंदिर है, और वहां पे केवल एक नारा लग सकता है, वो है भारत माता की जय या जय हिंद। वहां दूसरे देशों का नारा किसी के द्वारा लगाया जाना भी अनुचित है। लेकिन सभापति महोदय ने उन सांसद महोदय को भी नहीं टोका कि फिलिस्तीन का नारा आप क्यों लगा रहे हैं। लेकिन जब शशि थरूर साहब जय संविधान का नारा लगा के चलने लगे, तो सभापति महोदय ने अनिच्छा व्यक्त की। उन्होंने थोड़ा लगा, अटपटा सा लगा कि शशि थरूर साहब ने जय संविधान का नारा क्यों लगाया। जबकि मुझे लगता है कि जय संविधान का नारा तो सबको लगाना चाहिए। संविधान हमारे लिए सबसे प्रेरक और सबसे पूज्य पुस्तिका है इस देश के लिए, और हमारे देश का लोकतंत्र और हमारे देश के सभी समान अधिकार जो है संविधान प्रदत्त हैं। और संविधान अगर न हो तो वही राजशाही हो जाएगी, जिस राजशाही के अंदर राजा जो चाहता था करता था, जिसका मन आता था
गर्दन कलम कर देता था और जिसको चाहता था गांव दान में दे देता था। राजशाही हो जाएगी। और जब कुछ सदस्यों ने इस बात पे आपत्ति की कि जो सभापति की सीट है उसके पीछे सेंगोल लगा हुआ है और सेंगोल राजदंड का, राजशाही का प्रतीक है, बादशाहियत का प्रतीक है, और लोकतंत्र में बादशाहियत या राजा के पद नहीं होते, लोकतंत्र में प्रधान सेवक होता है जो जनता द्वारा चुना जाता है और जनता के प्रति वो समर्पित होना चाहिए। तो उन्होंने कहा यहां संविधान के प्रति लगनी चाहिए, सेंगोल के प्रति नहीं लगनी चाहिए। तो प्रश्न ये उठता है कि सभापति महोदय जय हिंदू राष्ट्र पे कुछ नहीं बोलते, जय फिलिस्तीन पे कुछ नहीं बोलते, लेकिन जय संविधान पे टिप्पणी कर देते हैं। आज उन्होंने एक और टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि साहब मेरे पास आप लोग सब लोग आके यहां सभापति की कुर्सी पे बैठते हैं, विपक्ष के लोग भी बैठते हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी बैठते हैं, और आप लोगों को पता है यहां कोई कंट्रोल नहीं है, कोई बटन नहीं है जिससे मैं किसी का माइक म्यूट कर सकूं। हो सकता है ना हो, वो म्यूट कौन करता है? और वो केवल विपक्ष के नेताओं के ही माइक्रोफोन को म्यूट क्यों करता है, सत्ता पक्ष के माइक्रोफोन को म्यूट क्यों नहीं करता? जब राहुल गांधी बोलते हैं तो जो कैमरे का फोकस है 15 मिनट में 10 मिनट तक सभापति के चेहरे पे क्यों होता है, 5 मिनट राहुल गांधी पे क्यों होता है, 15 मिनट पूरा राहुल गांधी पे क्यों नहीं होता? लेकिन जब सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं पूरा समय कैमरा उनकी तरफ होता है। तो कोई ना कोई तो ये कर रहा है। कौन कर रहा है? सभापति हो सकता है ना कर रहे हो, लेकिन या तो उनके निर्देश पे हो रहा है या उनके अलावा किसी और के निर्देश पे हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये चिंता का विषय है। आज राहुल गांधी ने अपना मत रखते हुए भगवान शिव की एक फोटो निकाली। देखिए, देश में हर धर्म जाति संप्रदाय के लोग हैं और ये संविधान प्रदत्त अधिकार हैं कि हम अपने धर्म का अपने हिसाब से अनुपालन कर सकते हैं। तो जय श्री राम का नारा लगाना अगर आपत्तिजनक नहीं है तो भगवान महादेव की फोटो दिखाना कैसे आपत्तिजनक हो सकता है, जिसमें स्पीकर महोदय ने राहुल गांधी को टोक दिया? क्योंकि हिंदुओं को अपनी हिंदू इष्टों के प्रति अपना समर्पण दिखाने का इस सेकुलर देश में अधिकार है। अगर कोई सिख अपने इष्टों को याद करता है संसद के अंदर, वो कर सकता है क्योंकि उसका अधिकार है, संविधान प्रदत्त अधिकार है। अगर कोई मुसलमान अपने उनके रिचुअल्स होते हैं उसको करने का वो करता है तो उसका अधिकार है। इसी तरह हम हिंदुओं को भी अधिकार है कि अपने इष्टों का सम्मान करें, मान सम्मान करें। तो इसमें सभापति महोदय को आपत्ति लायक क्या चीज दिखाई पड़ी, ये मेरे को समझ में नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओम बिरला साहब से मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन है कि मान्यवर आप सभापति के पद में बैठे हुए हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, लोकसभा जीते आप कोटा से, लेकिन आप इस समय पंच की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तो आपसे निवेदन है कि जो पंचों के कर्तव्य हैं उसका अनुपालन करें, उसका पालन करें। विपक्ष के दल के नेताओं को इस प्रकार से अपमानित करना, जैसे आपने दीपेंद्र हुड्डा साहब को अपमानित किया, जब आप शशि थरूर साहब को टोक रहे थे, शशि थरूर साहब जा रहे थे, तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने खड़े होकर कहा कि मान्यवर ये आपत्ति इसमें किस बात की, जय संविधान करने में आप आपत्ति क्यों कर रहे हैं? तो आपने जिस प्रकार से उनको डपटा, जिस प्रकार से उन्हें डांटा, ऐसा तो हम लोग एज ए क्लास टीचर भी अपने स्टूडेंट्स के साथ नहीं करते। और संसद के अंदर तो हर सदस्य एक दूसरे को सम्मानित सदस्य कह के संबोधित करता है, ये परंपराएं। और वहां पे हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा, जो 5 बार के सांसद हैं, युवा हैं और जिनके पितामह संविधान सभा के सदस्य थे, तो संविधान बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, उनको इस प्रकार से अपमानित करना, उनको इस प्रकार से डांटना और पब्लिकली डांटना, जबकि सारे कैमरे और सारा फोकस उस तरफ था,
तो मेरे ख्याल से ये संसदीय परंपरा के अनुरूप नहीं था। देश के लोकतंत्र पे, देश के संविधान पे हम सब लोगों को गर्व है। आशा है स्पीकर महोदय आपको भी गर्व होगा। इलेक्शन नहीं हुआ, थे के सुरेश साहब कैंडिडेट थे अपोजिशन के, लेकिन इलेक्शन नहीं हुआ। अब डिप्टी स्पीकर के लिए अवधेश प्रसाद जी, जो समाजवादी पार्टी के अयोध्या से सांसद हैं, उनके लिए मतैक्य बनाने की कोशिश हो रही है। राजनाथ सिंह से भी बात हो रही है, बाकी विपक्ष पक्ष के बीच में बात हो रही है, और यह संसदीय इतिहास के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ संकेत होगा कि एक समाज का एक व्यक्ति जो अयोध्या में जिसने एक इतिहास रचा है, उसको देश के संसद में डिप्टी स्पीकर का पद मिले। और हम बिरला साहब तो हैं ही स्पीकर, तो विपक्ष और पक्ष के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने का तरीका बन सकता है, जो देश के लोकतंत्र संविधान के लिए हितकारी होगा और अच्छा कदम होगा। मुझे लगता है गुड सेंस शुड प्रिवेल, और सत्ता पक्ष को और माननीय मोदी जी को और अमित शाह जी को इसको सहज स्वीकार कर लेना चाहिए। अवधेश प्रसाद जी को डिप्टी स्पीकर बना लेना चाहिए, और जिससे देश के अंदर एक अच्छी लोकतांत्रिक लीक पर, संविधान के अनुसार लीक पर देश को आगे चलाया जा सके। जय संविधान और नमस्कार।